रेडियो मधुबन 90.4 FM पर दोस्तों, हम वापस आ गए हैं एक और नए साथी के साथ। मन की आंखों से कार्यक्रम में हम हमेशा एक नए साथी के साथ उनकी जीवन के अनुभवों को, उनकी जीवन की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आज जो हमारे साथी हैं, आप महेंद्र पाठक जी हैं। इंदौर में टीचर के तौर पर अपनी सेवाएं कर रहे हैं और मूलतः मध्य प्रदेश से एक संवार सिंह गांव से हैं। और चलिए साथियों, हम महेंद्र पाठक जी को रेडियो मधुबन पर और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और जानते हैं आज की इनकी कहानी में ऐसी क्या नई बात है। महेंद्र जी, आपको रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी सभी साथियों को, और आपको भी विशेषकर कि आपने मुझे यहाँ पे एक अवसर दिया है मेरी अपनी बात रखने के लिए। इसके लिए मैं रेडियो मधुबन का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जी, रेडियो मधुबन है ही आप जैसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आप सभी अपनी आवाज से और एक संदेश और एक चेतना दोनों आए समाज के अंदर दिव्यांगों के प्रति। यही हमारा प्रयास है और यही हमारा कार्यक्रम का लक्ष्य भी है। तो इसके लिए आप अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गए हैं, हम भी आभार है आपके लिए। जी, मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता रहा हूँ। मैं देवास जिले में एक संवर करके गांव है, वहाँ से मैं रहा हूँ। मैं पहले सामान्य स्कूल में पढ़ाई जारी थी मेरी कक्षा 1 से 5 तक, लेकिन वहाँ शिक्षक मुझे पढ़ा नहीं पाते थे और सामान्य बच्चों के बीच इस चीज का मुझे अनुभव नहीं होता था कि मैं कैसे पढ़ाई करूँगा। मैं इस प्रकार से सिर्फ बैठा रहता था। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं पता था कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी कोई पढ़ाई होती है। फिर मुझे कुछ लोग मिले, उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए इंदौर में एक मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ करके संस्था है, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। वहाँ आने के बाद मेरी कुर्सी बुनाई की ट्रेनिंग शुरू की। स्वर्गीय मेरे जो गुरु हैं वो इस वक्त नहीं है, उन्होंने मुझे कुर्सी बुनाई की ट्रेनिंग दी, भगवत राम पठाड़े जी, उनके माध्यम से मैंने कुर्सी बुनाई की ट्रेनिंग की। फिर टेलीफोन ऑपरेटर किया मैंने वहाँ से। मेरी पढ़ाई शुरू होते होते 2007 में मेरी जॉब लगी संविदा शिक्षक वर्ग 3 में। वह सराना ब्लॉक में एक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने जाना पड़ता था मुझे, और इंदौर से डेली अप डाउन लगभग मैंने किया है। और सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के अपनी तैयारी, 6 बजे ट्रेन पकड़ना, फिर 8 बजे उज्जैन पहुंचना, फिर वहां से बस पकड़ना, और बस के माध्यम से 10:30 बजे लगभग हम स्कूल से 3 किलोमीटर दूर मुझे बस उतारती। वहां से हम लोग पैदल जाना पड़ता था छड़ी खोल के। तो कहीं गांव के लोग हंसते भी थे कि एक ड्राइविंग टीचर आए हैं गाँव में, और दूर से लोग देखते भी थे मुझे। और कुछ लोगों की मनता होती थी कि इनकी मदद की जाए, कुछ लोग हमारी मदद भी कर रहे थे। कई बार ऐसा होता था कि बस आगे पीछे हो जाती तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी हमें, तो कई बार बस छूट भी जाती थी तो अगली बस का वेट भी करना पड़ता था मुझे। और उसके बाद मेरा डीएड हुआ, उज्जैन से ही मैंने डीएड किया, और उसके बाद हमने 2012 में ट्रांसफर करा के इंदौर आ गए वापस हम। तो आज हम यहाँ पर संकुल केंद्र है हमारा शासकीय प्राथमिक विद्यालय मनबाग में कार्यरत शिक्षक के पद पर इस वक्त हूँ मैं। तो ये में आपकी ये जीवन की जर्नी रही है। हम समझते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, और वो भी जहां पर संपूर्ण दृष्टिबाधित है। तो आपने ये सभी चैलेंजेस को कैसे फेस किया? जी मैम, हमने एक तो समाज का कहीं हमें थोड़ा बहुत सहयोग मिला, फिर मुझे कुछ लोगों से प्रेरणा मिलती गई कि जो मेरे वरिष्ठ थे उन साथियों में भी, जैसे हमारे साथी है भालचंद उपाध्याय जी हैं, बहन रश्मि तिवारी जी हैं, और भी कुछ इस तरीके के लोग थे कि जो कहीं न कहीं हम लोगों, क्योंकि पहले फोन चलते नहीं थे तो हम एक दूसरे के माध्यम से ब्रेल लेटर में भी जानकारी होती थी। तो एक्चुअली मैं ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा था और बाद में ब्लाइंड होने के कारण मुझे ब्रेल भी कम नहीं के बराबर आती थी, तो ये लोग मुझे साइकेट में भी कुछ पत्र लिख के नॉर्मल में भेज देते थे। हम लोग दूसरे से पढ़वा के आगे बढ़ते रहे। फिर हमें उस समय पढ़ने में भी बड़ी दिक्कत आती थी, कैसेट रिकॉर्डिंग कराते थे हम लोग एक दूसरे के माध्यम से, तो ये लोग हमारी उसमें भी मदद करते रहते हैं और इन्होंने काफी हम लोगों को मदद की है। तो आज की डेट में हम विजुअली फेडरेशन के सदस्य भी हैं। आज भी हमारे भालचंद सर हमारी मदद करते रहते हैं। में भी टीचिंग में भी मुझे कई बार प्रॉब्लम होती है, तो
वो मुझे मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो वरिष्ठ लोगों का लगभग मुझे सानिध्य प्राप्त होता रहता है और इन्हीं के माध्यम से मुझे कहीं प्रेरणा मिली है। जी, तो महेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि आप संपूर्ण तरीके से दृष्टिबाधित हैं, तो ये आपको बचपन से ही हुआ था या फिर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी हुई थी, क्या वजह थी? एक्चुअली ये हुआ था कि मैं 5 से 6 साल का था, उस वक्त मेरी आंखें आ गई थी और ग्रामीण क्षेत्र में दवाई उस समय मिलती नहीं थी। गांव के कुछ डॉक्टर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ आंखों में डाली तो उससे मुझे रिएक्शन हुआ, आंखों में फुंसी होना और कुछ आंखें सूज जाना। तो बच्चे थे, रोते रहते थे, तो उस समय कोई ध्यान देता नहीं था। गांव में ये था कि भाई बच्चा है, चलो आंखें आ गई होगी, ठीक हो जाएगा। तो कुछ पेड़ों की पत्ती की गर्मी हो गई आंखों पे, तो वो बांध दी गई, इससे मुझे रिएक्शन हो गया मेरी आंखों में। तो बाद में जब हम 10 साल के हो गए तब हमें ये लगा कि भाई हम तो पूर्णतः ब्लाइंड हो गए। हमारे सब साथी लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं स्कूल में और हम बैठे रहते हैं। टीचर भी हमें सबसे साइड में बिठा देते कि दीवार के साइड बिठा दो इनको, ये सुनेंगे सिर्फ, कुछ करेंगे नहीं। तो वहाँ भी मुझे प्रॉब्लम होती थी। फिर मुझे लगा कि मेरे कुछ बहनें थी साथ में जो मेरे साथ पढ़ती थी, उन्होंने मेरी मदद करते रहते थे। वो जो कि वो बहनें मतलब नॉर्मल थी, स्कूल में जो पढ़ती थी बालिकाएं, उन्होंने ही मेरी मदद की है वहाँ पर। लेकिन फिर भी मुझे एक ब्लाइंडपन महसूस होता था कि क्लास से जब बाहर निकलता तो बीच में गाँव में स्कूल के गेट पे ही कुत्ते बैठे रहते थे, तो हमारा पैर रखा जाता, बच्चे हंसते थे, तो बड़ा दुख होता था। तो कई बार तो हमें वो बहनें हाथ पकड़ के साइड से निकाल लेती थी जब देख लेती थी तो, लेकिन कई बार नहीं। तो मुझे 1-2 बार कुत्ते ने काट भी दिया पैरों में। हाँ, तो वहाँ के टीचर लोगों फिर कभी कहते थे कि आप स्कूल महीने में 1-2 बार आना शुरू करिए या बीच बीच में इस तरीके से। फिर वो जब हमें पूरा पता इंदौर का चला तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। इंदौर में आने के बाद ही सारी चीजें हमारी शिक्षा दीक्षा 93 में हम इंदौर आए और 93 से हमारा लगभग पढ़ाई शुरू हुआ था। जी, तो बाकी फिर इंदौर का रास्ता किसने बताया आपको? इंदौर का रास्ता एक्चुअली हमारे यहाँ एक हमारे ही कुछ दूर के रिश्ते में है, मेरे चाचा के साले लगते हैं वो, उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ एक संस्था है यहाँ पर, आप वहाँ पर इंदौर में आइए और वहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू करिए। तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है, जैसे हैंडलूम चलाना, और वहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग होती थी, लाइट इंजीनियरिंग और टेलीफोन ऑपरेटर की और कुर्सी बुनाई की। तो क्योंकि मेरी पढ़ाई कम थी इस कारण मुझे वहाँ कुर्सी बुनाई की ट्रेनिंग में रखा गया। मैंने वहाँ से प्राइवेट पत्राचार से अपनी पढ़ाई शुरू करी। तो वहीं की सारी पढ़ाई फिर मेरी धीरे धीरे 5वीं 8वीं करते ही मेरा BA लगभग कंप्लीट हुआ वहाँ। तो उन्हीं के माध्यम से मैं इंदौर तक पहुँचा हूँ। ये सारी चीजें वहाँ पे रही मेरी। पर हाँ, ये कि मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहली बार गांव से इंदौर आना, मम्मी पापा को भी लग रहा था इंदौर बहुत बड़ी सिटी है, इनको दिखता नहीं है, कैसे जाएगा, क्या करेगा। पहली बार क्योंकि हमने कभी घर पे पानी मटके तक भी मम्मी क्योंकि हाथ में ही सब चीजें दे रही थी कि दिखता नहीं तो कोई गिर जाएगा, लग जाएगी चोट है, तो कारण हम लोगों को दिक्कतें होती रही। तो फिर यहाँ आने के बाद हम लोगों को सारी ट्रेनिंग दी गई, मोबिलिटी ट्रेनिंग हम लोगों को दी गई कि छड़ी लेके कैसे चलना है, हमें आसपास कोई शोर होता है तो उस पर कैसे ध्यान देना है। तो ये सारी चीजों को हमने दिया। पीछे से गाड़ी यदि हार्न बजा रही तो अपने को कुछ दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, छड़ी को किस तरीके से चलाना है, ये सारी चीजें हमें बताई गई। तो यहाँ से ही मध्य प्रदेश दृष्टिहीन कल्याण संघ एक मैं इसे मान लूँ कि मेरा यहाँ से ही सब कुछ होना था। तो यहाँ के गुरु लोगों ने और यहाँ के साथियों ने मुझे बहुत सहयोग दिया। जी, तो महेंद्र जी, जब आपकी दृष्टि चली गई तो उस समय आपके माँ बाप ने क्या सोचा था, उनकी क्या मम्मी थी? एक्चुअली माता जी हमारी क्या थी, सीधे साधे थी और पढ़े लिखे, मतलब हमने कक्षा 5वीं तक लगभग पढ़ाई की थी। तो मम्मी क्योंकि शादी होके पहली बार जब वहाँ आई थी और उसके बाद हम मतलब ये तो 5-6 साल के उसमें हुए, तो मम्मी को हमारी दादी जी ने और इन्होंने कहा कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि आमतौर बच्चों की आंखें आती है तो इनकी भी आंखें आई हुई है, ठीक हो जाती। छोटे बच्चों की आंखें लगभग अभी गाँव में प्रकोप चल रहा है, कहीं बच्चों की आंखें आई है। तो उस दृष्टिकोण से मम्मी को ज्यादा वो ध्यान, क्योंकि मम्मी घर के ही कार्य में व्यस्त रहती थी, तो मम्मी को ज्यादा वो नहीं, हमारे ऊपर ज्यादातर नहीं रहता था। मम्मी डरती भी थी क्योंकि दादी का और बड़े लोगों का थोड़ा सा वो रहता था कि अपने बच्चों के प्रति इतना वो घर का कार्य नहीं कर पा रही हो ठीक से, तो पहले घर का काम भी तो देखो, हम दवाई करा तो रहे हैं बच्चों की, और गर्मी हो गई है आंखों पे। तो
कुछ नीम की पत्तियां या कुछ और पत्तियां आंखों पे ठंडक के लिए बांध दी जाती थी गाँव में पहले, तो किस तरीके पेड़ों की पत्तियां। तो जब हम छोटे थे, बाद में फिर सारी चीजें हमें जब आंखें ज्यादा खराब हुई, 10 साल के हुए, हम जब समझने लगे, तो लोग, ये दादी और कुछ लोग हमें बताते रहे कि हमने गर्मी के लिए पत्तियां बांधी थी, शायद हो सकता उसका रिएक्शन इसकी आंखों पे। आपस में जब वो चर्चा करते हुए हमें समझ में आने लगी कि शायद हो सकता है ये पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण हमारी आंखें आज चली गई और अब हम किसी काम से नहीं बचे हैं, क्योंकि अब हमें अंधेरी जिंदगी जीना है। जी, मतलब ये गांव में जो छोटी छोटी अंधश्रद्धाएं हैं, ये जीवन को बहुत ही भयंकर रास्ते में लेके चले जाते हैं। जी, क्योंकि गांव में एक तो क्या है, शिक्षा नहीं होती और पहले के लोग इतने ज्यादा शिक्षित हुआ नहीं करते हैं। जी, तो नहीं होने की स्थिति में ही कहीं मेरे जैसे कहीं भाई बहन, आज भी शायद कहीं लोग ऐसे होंगे कि जहाँ शिक्षा का अभाव हो या दृष्टिबाधितों के प्रति या किसी अन्य हिंदी के प्रति गांव में आज भी उनको उसी दृष्टिकोण से देखा जाता है कि इन्हें आगे पढ़ लिख के करना क्या है, बैठना ही तो है। तो आज भी उनके प्रति छोटी सोच गाँव में दूर दराज में ये है, जहाँ तक शिक्षा का ये नहीं पहुंचा है। शिक्षा होना जरूरी है और मैं रेडियो मधुबन को फिर पुनः धन्यवाद देता हूँ कि ये दूर दूर तक आवाज जाती है और कहीं लोग इसको सुनते हैं, तो निश्चित है कि इससे जागरूकता और आएगी। मेरे जैसे कई भाई बहन है, वो भी यदि बैठे होंगे तो इस आवाज को सुन रहे होंगे, तो वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जरूर है, जब तक हम अपनी बातों को बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये समझ बढ़ती नहीं है। जब तक समझ नहीं बढ़ती है, तब तक बदलाव नहीं आता है। तो महेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि एक तो अंधश्रद्धा थी और पढ़े लिखे नहीं थे, इस कारण से ये सभी चीजें हो गया है, आपकी दृष्टि चली गई। लेकिन आज भी हम यहाँ पे, आप उनके आसपास के अंचलों में आदिवासी लोग जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर भी हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो दृष्टिबाधित हैं। तो कई बार हम भी जब सुनते हैं तो इसी प्रकार की कहानियाँ होते हैं कि बचपन में कुछ हुआ और उनको झाड़ू फूंक कर दिया और उस कारण से आंखें चली गई। ऐसे अभिभावकों को या ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे अभिभावकों को यही कहना चाहता हूँ कि या तो कोई शिक्षित अपने गांव में हो या कोशिश करें कि वो अधिक से अधिक, पहली बात तो कि इन दवाई झाड़ फूंक नहीं करवाना चाहिए और सीधे डॉक्टरों को दिखाएं, जिससे मेरे जैसे कई भाई या बहन इस तरीके से ना हो पाए, वो अपनी जिंदगी इस आत्मनिर्भर होकर जी पाए, अन्यथा उनको भी इसी तरीके की जिंदगी जीना पड़ेगी। मैं हाल ही में आपको बात बता रहा हूँ कि अभी मैं गांव गया हुआ था माता जी की पूजन के लिए। वहाँ पर एक दृष्टिवादी विश्वकर्मा समाज का बच्चा था, उनके मम्मी पापा खेतों में काम करते हैं। वो बच्चा लगभग 18 से 20 साल का है, उसने पढ़ाई नहीं की है और वो लोगों के घर पर कुछ पैसा या कुछ कपड़े मांग रहा था। तो मेरे छोटे वाले ब्रदर आए, उन्होंने बताया कि भैया एक बच्चा इस तरीके का है जिनको दिखता नहीं है, आप इनसे बात कर लीजिए। तो हमने उनसे बात किया तो वो कह रहे थे कि सर हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और हमारे माता पिता क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, शुरू से मजदूरी खेती में रहे हैं, तो ठेके के अंदर काम करते हैं। तो आज इस गाँव में ठेका मिल गया, कल उस गाँव में मिल गया, तो इसके अभाव में वो बच्चा क्योंकि इस गांव का भी नहीं रहा, उस गांव का भी नहीं रहा, कहीं बच्चे इसी तरीके से हमारे रह जाते हैं। उस बच्चे को हमने फिर वही बताया कि हम इंदौर पहुंच के आपके लिए कुछ हो सकता है, कुछ साथियों से चर्चा करके हम आपकी व्यवस्था करते हैं, ये मेरे नंबर आप ले लीजिए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि देखिए जो मेरी जिंदगी थी वही शायद आज मेरे सामने पुनः लौट के आई कि एक भाई मेरा ब्लाइंड, देखो आज वो भीख मांगने पे या लोगों से द्वार द्वार जाने पे आज उसको ये करना पड़ा। तो मन में थोड़ा सा मुझे बचपन फिर से लौट के आ गया कि शायद मैं पढ़ लिखता नहीं तो शायद मुझे भी यही करना पड़ता। ये मुझे थोड़ा सा मन में आया उस वक्त, लेकिन ईश्वर की असीम कृपा थी कि शायद हो सकता है एक दरवाजा बंद हुआ, दूसरा खोल दिया गया मेरे लिए और यहाँ तक मैं पहुंचा। तो उस भाई के लिए भी मैंने प्रयास जारी किए हैं कि वो भी कहीं कुछ कर ले, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन वो कहीं हाथ में हुनर अपना आ जाए, फिनाइल की गोली बेचना या कुछ इस तरीके का धीरे धीरे कोई प्रशिक्षण। क्योंकि आज हमारी सरकारों ने नियम और कानून तो कहीं बना दिए, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोले गए। तो आज वो दूर दराज से बच्चे जब रह रहे हैं, तो आज मैंने एक बच्चा देखा, ऐसा कहीं बच्चे होंगे, वो तो माता पिता की वजह से वहाँ पहुंच गया।
और वो मुझे मिल गया। लेकिन मुझे लगा कि शायद ऐसे बच्चों के लिए और काम करने की आवश्यकता है, हमारी शासन को भी और समाज को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो बिना पढ़े लिखे बच्चे हैं इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये करने की आवश्यकता है। जी महेंद्र जी, आपने कभी दिव्यांग साथियों की कानून पे या फिर उनके जो हक है इनमें काम किया है? मैं जब आपको बताऊं कि मैं 93 में इंदौर आया था, हम 93, 94, 95 में मेरे यहाँ पर कमल किशोर राठी जी हुआ करते हैं। वो स्वर्गीय हैं क्योंकि पहले निश्चित आयुक्त रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में। वो उनके नेतृत्व में एक हमारे सामाजिक न्याय में है माखन बेलगोटिया जी और डॉक्टर जी.डी. सिंगल साहब, इनके नेतृत्व में 95 में इंदौर से भोपाल तक पैदल दृष्टिबाधितों की रैली पहली बार मैंने निकाली थी और उसमें माखन जी अध्यक्ष थे हमारे और राठी जी उसके समर्थक थे, जो कि रास्ते में पूरा हमारा वो देख रहे थे, क्योंकि पूर्णतः हम लोग सभी दृष्टिबाधित रहे हैं, तभी से हम लोग ये काम करते आए हैं और आज भी लगभग हम लोग इनके साथ जुड़े हैं और करते रह रहे हैं। और हमारे भालचंद्र उपाध्याय सर लगातार हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं कि अपने को इनके लिए ये करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं पैसे का अभाव आ जाता है और कहीं सरकार की नीतियां दुख दे जाती है कि हम उसके कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मन में इच्छाएं तो बहुत होती है कि हम लोग सब कुछ करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं। सही बात है, लेकिन असंभव को संभव करना ही इंसान की पहचान है और आपने एक पहल किया है और एक जंग छेड़ी है, तो कभी न कभी वो पूरा भी होगा आपका जो लक्ष्य है। लेकिन महेंद्र जी, जब आप 95 में इस रैली में शामिल हुए हैं कमल किशोर राठी के साथ, आपका क्या उम्र रहा उस समय? उस समय लगभग हम 17 से 18 साल के हुआ करते हैं। मेरे ख्याल से 15 ही साल होगा उस वक्त इस स्थिति में। ये मान लो कि हम लोग ज्यादा उसमें वो नहीं रहे थे, लेकिन हाँ एक हुनर आया था कि जब हमारे दृष्टि भाई बड़े बड़े दृष्टिवादी, क्योंकि राठी जी को देखा हमने, माखन जी को देखा, डॉक्टर जी.डी. सिंगल जो कि एमबीबीएस डॉक्टर थे और ये बाद में ब्लाइंड हुए थे, इनके सबके नेतृत्व में जब हमने देखा कि जब इतने बड़े हमारे साथी हमारे साथ है तो हमें कुछ करना चाहिए। और एक था ना कि एकला चलो, जब एक से बढ़कर एक वो होगा तो जिससे देखिए उसका सहयोग आगे बढ़ता जाए, तो उसी राठी जी के माध्यम से हमें पता चला कि ये ब्लाइंड एक कमिश्नर है और ये अपने लिए काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा चलो भाई इनके साथ। तो उस वक्त से लगभग हम इंदौर से 15 ब्लाइंड दृष्टिबाधित हम लोग पैदल यात्रा के लिए निकल चुके थे। तो रास्ते भर कुछ लोगों ने हंसी भी उड़ाई, कुछ लोगों ने कहा कि देखो ये लोग मांगने खाने गाँव में जा रहे हैं, कोई लोगों ने कुछ बोला, लेकिन एसडीएम और कलेक्टर साहब का लगभग हम लोगों को सभी जगह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलते गए। और उस समय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी उस समय मंत्री हुआ करते मुख्यमंत्री प्रदेश के, उन्होंने अपने यहाँ पर हम लोगों को अच्छे से बिठाया, बात सुनी। और उसी समय की बात है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि वही रैली के कारण इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर दृष्टिबाधित विकलांगों को 6% आरक्षण हुआ है। तो आज मध्य प्रदेश में 6% आरक्षण हम लोगों को मिल रहा है, जिसमें 2 दृष्टिबाधित, 2 अस्थिबाधित, 2 मुखबधिर। मतलब ये नौकरी के लिए रिजर्वेशन मिला है, रिजर्वेशन। ये प्रयास हमारे रहे थे उस समय और तभी से हम लोगों की नौकरियों में भी काफी उसके बाद लगने शुरू हुए थे ब्लाइंड लोग। पढ़ाई में भी हम लोगों को दिक्कतें आती थी, तभी से कुछ मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश कर दिए गए थे, तो हम लोगों को राइटर भी तभी मिलने लगे, नहीं तो पहले क्या इतने वो नहीं मिलते थे हम लोगों को। और उसके बाद काफी प्रयास शुरू हुए। राठी जी को जाने के बाद फिर हम थोड़े कमजोर हो गए, क्योंकि हमारे जो मुखिया थे वही चले गए थे, तो हम थोड़े टूटते गए। और फिर कुछ आर्थिक भी परिस्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं थी कि हम लोग खुद देखते जो कुछ मिलते थे थोड़े बहुत कुर्सी बुनाई से पैसे या कुछ ऐसे, तो उससे हम लोग रैली वगैरह कुछ करते रहते धीरे धीरे। और अब ये है कि काफी संगठन और अब तो मेरे ख्याल से शासन में भी कुछ जागरूकता आई है और कुछ हद तक अब पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि एक यदि ब्लाइंड बच्चा है तो वो वहाँ पर अल्पसंख्यक की तरह कहलाएगा, क्योंकि दृष्टिवादी या अस्थिवादी कोई भी विकलांगता हो, सबसे पहले अल्पसंख्यक हम लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ 2 बच्चों के बीच में एक ब्लाइंड होता है या एक हैंडीकैप होता है, तो उसकी वहाँ इतनी देखभाल कोई नहीं कर पाता है। तो गाँव के अंदर क्योंकि स्कूल में एक सरकारी स्कूल होता है और स्कूल में इतना अच्छा ध्यान उस पर नहीं दिया जाता है जितना होना चाहिए। जी, तो महेंद्र जी, जैसे इतने सारे प्रोफेशन है और हम देखते हैं कि जो दृष्टिबाधित साथी है हर प्रोफेशन में अपने आप को प्रूव किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स है या फिर
कानून में हो या फिर टीचिंग में, लेकिन आपने टीचर बनने का ही प्रोफेशन क्यों चुना है? आपने इतनी सारी रैलियां की, राइट्स के लिए आपने लड़ाई किया है, तो इतनी सब चीजों की विस्तृत जानकारी होने के बावजूद आप टीचर क्यों बने हैं? मैम, ऐसा है कि एक ये था कि एक हम लोग क्योंकि ब्लाइंड है और ब्लाइंड होने के नाते मेरा ये लक्ष्य था कि मेरे ब्लाइंड साथी भी आगे बढ़े। मेरा लक्ष्य ब्लाइंड स्कूलों में ही जाने का था, लेकिन कुछ वो रहा कि कहीं न कहीं मैंने काफी इंटरव्यू वगैरह दिए लेकिन सक्सेस नहीं हुए। तब मैंने संविदा शिक्षक वर्ग 3 की जब एग्जाम निकली थी, एमपी सरकार ने निकाली, तो उसमें हमने व्यापम के थ्रू ये पास किया, तो फिर हमारा इसमें हुआ। तो मैंने सोचा कि भाई हो सकता है ईश्वर को यही मंजूर है कि मैं ब्लाइंड से हटकर शायद सामान्य बच्चों को पढ़ाई। तो आज मेरे पढ़ाए हुए बच्चा आर्मी में है, कहीं बच्चे मेरे इंजीनियरिंग में गए हुए हैं, और आज वो पालक कहते हैं कि सर आप जब आए थे तो हमें लगा था कि ब्लाइंड टीचर कुछ नहीं करेगा, और जो शिक्षक हमारे साथी थे उन्होंने भी हमें सहयोग किया थोड़ा, लेकिन जब हमारी उन्होंने पढ़ाई देखी और पालकों ने जब देखा, तो आज भी मैं जिस जगह पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले पालक मुझसे संपर्क करते हैं और वो कहते हैं कि सर इन बच्चों को आपको ही देखना है, क्योंकि ये बच्चे आपसे हम शिकत कर रहे हैं। तो मैं कहता सर देखिए मुझे दिखता नहीं है और ये बच्चे ने क्या लिखा वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि सर आप बोल के जो बच्चों को समझा रहे हो या किसी माध्यम से आप उस बच्चे को टीच कर रहे हो, वो बच्चा सारी चीजें घर पे आके बताता है कि आज सर ने मुझे ये बताया है, तो हम उसको रिवाइज करते हैं कि बच्चे को किस तरीके से टीच मिली। तो वो बच्चे और पालक, मैं इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे पढ़ाए बच्चे आज इतने आगे बढ़े हैं, कहीं बच्चे अच्छी अच्छी जगहों में जा रहे हैं। तो मैं सोचूं कि ठीक है, हो सकता है कि ईश्वर को यही सब कुछ था और आज समाज को हो सकता है कि एक छोटे से दिए की मेरे जैसे की जरूरत थी और वो उसने जो है समाज को कुछ सिखा रहा है, तो निश्चित ही समाज आगे बढ़ेगी। तो आज वो कहीं बच्चों की मदद भी कर रहे हैं, मेरे पढ़ाए बच्चे जो कि ब्लाइंड क्षेत्र में पेपर लिखना या अन्य जगह पे भी कहीं बच्चा रोड पे जा रहा है तो कहते हैं कि हम पाठक सर ने हमें पढ़ाया है, तो आप पाठक सर को पहचानते हो क्या। तो फिर मुझे जब मिलती है कि सर आपका पढ़ाया हुआ बच्चा हमें वहाँ मिला था, कहीं बालिका मेरी नर्सिंग ट्रेनिंग कर रही है, तो अस्पताल में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ भी उनको मिलते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं आप क्या पाठक सर ने आपको पढ़ाया है। तो जब दूसरों के मुंह से हम सुनते तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। उस वक्त तो ठीक है हमने पढ़ा दिया, हमने अपनी तनख्वाह नौकरी को देख लिया कि ठीक है हम टाइम से गए आ गए पढ़ा दिया, लेकिन बच्चा जब बाहर बोल के कुछ कहता है कि पाठक सर के बच्चे हैं आप, पाठक सर ने आपको पढ़ाया, तो वहाँ बड़ी खुशी मिलती है। हमें लगता है कि शायद ईश्वर, निश्चित रूप से लोग कहते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं है, लेकिन ईश्वर वहाँ है, क्योंकि ईश्वर दिखता नहीं है, लेकिन ईश्वर हमेशा अपने साथ है कि जहाँ आप अच्छा कार्य करोगे ईश्वर आपके साथ हो जाएगा। तो मुझे वही लगा है कि मुझे शायद हो सकता है कि मेरा इसी फील्ड में अब आगे बढ़ने का चांस है, और मैंने बीएड किया और अब मुझे लगता है कि शायद और कुछ मुझे करना चाहिए आगे। और हम लोग समाज के लिए भी नेशनल प्रोग्रेसिव फेडरेशन के माध्यम से भी हम अभी ब्लाइंड बच्चों के लिए नई योजना, मेरी कल ही भालचंद सर से बात हुई उपाध्याय सर से हमारे, कि वो कह रहे थे कि सर क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा सर आप हमारे वरिष्ठ हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं पढ़ लिख कर आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो इनके लिए हम जो भी रोजगार के संबंध में जानकारियां आती है वो भी इनको उपलब्ध अपनी संस्था के माध्यम से करवाना शुरू करें, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अधिक से अधिक अपन देखें, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो बच्चा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा बहुत पिछड़ जाता है। तो जहाँ भी कहीं हमारे साथी लोग हैं, उन्हें मोटिवेट करके हम उन साथियों को शहरी क्षेत्र तक लाने की कोशिश करें, ताकि वो भी बहती गंगा में हाथ धो पाए, तो वो बच्चा आगे कुछ बढ़ पाए। तो इससे भालचंद सर ने सहमति कल दे दी हमें कि सर निश्चित है कि ये काम करना चाहिए। तो आपकी पढ़ाई और आपकी जो इंटरेस्ट है, जो दृष्टिबाधित साथी है, उन सभी को यहाँ तक लेके आना, ये सभी चीजें आपकी हॉबीज भी है कुछ? पढ़ाने के अलावा आप और भी कुछ चीजें करते हैं? मैडम मैं समाज सेवा में ही रुचि ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीजें सीखी है कि हम किसी का सहयोग करेंगे तो निश्चित है कि हमारा भी ईश्वर सहयोग करेंगे। मैं कहा ना कि मैं गरीब वर्ग से आया था, और उस समय मुझे लगता था कि शायद मैं कहीं जब पापा मम्मी के साथ जाता था और मुझे लगता था कि स्टेशन पे भीख मांग रहे थे लोग, तो मम्मी या पापा बताते थे देखो उसको दिखता नहीं मिलता, वो हम पैसा, मैं कहता था पापा इसको 1 रुपया दे दो, या क्योंकि पहले 25 पैसे 10 पैसे चलते थे, तो हम उनको कहते कि पापा इसको कुछ पैसे दे दो, तो वो कहते थे इसको दिखता नहीं है बेटा,
तो एक बार ये हुआ था कि मैं देवास में माता जी के दर्शन के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक राहगीर मिले माता जी के रास्ते पर, और उन्होंने कहा इसको दिखता तो है नहीं, अंधा आदमी भीड़ में जाके क्या करेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने माता जी को देखा है, और माता जी जब मुझे देख लेगी तो शायद मेरी जिंदगी तर जाएगी, क्योंकि मैं उन्हें देखने नहीं जा रहा, वो मुझे देखे तो ही सब कुछ ठीक रहेगा। तो वो एकदम चुप हो गए, बोले देखो उसने जवाब कैसा दे रहा है बोले। तो हम बोला कि ठीक है भाई। मेरी मम्मी बोली कि बेटा कोई कुछ भी बोले अपने को नहीं बोलना चाहिए ऐसा कुछ। मैंने कहा मम्मी आप मेरे साथ हो, माँ मेरे साथ है, और माँ जब मेरा हाथ पकड़ के चलती है तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं सिर्फ उस दरबार में बाहर भी खड़ा हो गया तो मेरी उपस्थिति निश्चित रूप से माँ स्वीकार करेगी। और शायद हो सकती आज मैं इस गुरु की पोस्ट पे कुर्सी पे बैठा हूँ तो ये उन्हीं की कृपा हो सकती। तभी से मैंने लक्ष्य बनाया कहीं दृष्टिबाधित बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र से लाके एडमिशन देवास ब्लाइंड स्कूल हमारे यहाँ चल रहा है, उसमें एडमिशन करवाए हैं, इंदौर में करवाए हैं। अभी एक बिहार की बालिका आई थी, मैंने उसे 1 साल देवास में पढ़ाने के बाद उसको दिल्ली भेज दिया गया, तो वो दिल्ली में अपना सारी पढ़ाई लिखाई कर रही है इस वक्त। तो तभी से मेरे दिल में आया कि जब मेरी मदद किसी ने की है तो मुझे भी करना चाहिए। और मेरा यही लक्ष्य है कि हर भाई बहन की मदद करें, निस्वार्थ भाव से करेंगे तो शायद ईश्वर हमारे साथ रहे। ईश्वर हमें सब कुछ देता, हम ईश्वर को कुछ नहीं देते हैं, हम सिर्फ ईश्वर के बनाए हुए इन लोगों का सहयोग कर देंगे। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जिंदगी में जितने कांटे हैं उतने फूल भी है, पहले कांटे होते हैं फिर फूल हुआ करते हैं। तो शायद हो सकता है कि हमें हर जगह ठोकर खाना पड़ेगी और फिर हम लोग उसके आधार पे ही हम सक्षम बनते हैं और आज कुछ ऊंचाई तक पहुंचते जा रहे हैं। और अब हमारे साथ रेडियो मधुबन है, तो निश्चित है कि हम लोग और आगे बढ़ेंगे और हमारी आवाज दूर दूर तक जाएगी। तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके के भाई बहन होंगे, चुनाव में उन्हें कहूँ कि वो निश्चित रूप से शहरी क्षेत्रों में या पढ़ाई के लिए आगे आए। और भी जो पढ़े लिखे टीचर हैं या उस गांव के सरपंच हैं जो भी वहाँ पर रहते हैं, उन्हें भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि आसपास में जो भी जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या कहीं भी स्कूल है। और आजकल तो मेरे ख्याल से शासन ने सारे नियम बना ही दिए, पहले तो नहीं रहा करते थे इतने में। अभी हाल ही में उन्होंने कोई प्रस्ताव पास करके शायद हम लोगों को एकीकृत शिक्षा, एक शाला एक परिसर और ये बहुत सारी चीजें बना दी गई हैं। तो वहाँ पर हमारे विकलांग बच्चे भाई बहन पढ़ते हैं। मैं हाल ही में आपको बताऊं कि मेरे यहाँ एक अस्थिवादी और एक ऐसा व्यक्ति है, एक बालिका जो बताऊं मैं आपको कि वो चाय में जल गई थी पहले, मतलब शायद 6 महीने की थी। माता जी खेत में कहीं काम कर रही थी और झोपड़ी बना कर रहते हैं वो लोग, आदिवासी समाज से हैं वो। तो वो बालिका का जो हाथ पूरे सीने के ऊपर चिपका हुआ है और मुंह पूरा टेढ़ा है, पूरा जला हुआ है। तो अब मुझे दिखता नहीं है। हमने क्योंकि अभी कोरोना काल में क्या था कि हालत आए, हमने पेपर्स लेके एडमिशन कर लिए बच्चों के। जब बालिका अभी हमारे यहाँ एडमिशन चालू हुए 20 तारीख से, तो आने लगी बालिका, तो वो आई तो मैडम ने उसको देखा कि सर इसका एक हाथ भी नहीं है, तो हाथ तो इसका ऐसा है कि पूरा चिपका हुआ, ये हाथ से कुछ कर ही नहीं पाएगी। और गर्दन इसकी टेढ़ी है, मतलब पूरी जैसे कोई सिल दी हो उसको एक तरफ से, पूरा लॉक लगा दिया। मैंने कहा कि अब मैं इसको कैसे छूंगा, तो मैंने कहा देखिए मैडम, मैं तो किसी भी चीज को मैं नहीं छूंगा तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है उसका। तो टीचर और उसकी जो दादी थी बालिका की, वो मेरे पास लेके आई उसको, और जब मैंने उसको देखा जी, तो अंदर से दर्द, बहुत बड़ी पीड़ा हुई कि देखिए इस बालिका का आज तक ये स्थिति बनी, तो इसका कोई पैसा नहीं था और कुछ नहीं होने के कारण उस बालिका की जिंदगी खराब हो गई। मैंने उन्हें कहा कि माता जी इसको एमवाई हॉस्पिटल ले जाइए आप और वहाँ दिखाइए, यदि कुछ हो सकता है तो ठीक है, अन्यथा मैं आपके साथ कलेक्टर साहब के यहाँ चल के और हम बात करेंगे कि इस बालिका का क्या हो सकता है। कम से कम इसका गर्दन ठीक ना हो पर हाथ ठीक हो जाएगा तो ये बालिका अपना काम कर पाएगी जी, अन्यथा नहीं कर पाएगी ये लड़की। एक हाथ उसका सुरक्षित है, वो भी पूरा जला हुआ, दूसरा हाथ भी। ये एक हाथ उनके साथ वो बताते हैं कि माताजी चाय बना रही थी और उसके एक गोद में बच्चा और रहा होगा, तो शायद वो बच्चे को संभाल रही थी उनकी माताजी, और दादी और ये कहीं इधर उधर होंगे तो खेत में कहीं मजदूर वर्ग की शायद वो तो खेत में काम कर रहे थे, और झोपड़ी में बालिका थी, तो छोटी बालिका थी ये, तो ये शायद वहाँ पे तरक्की ही चली गई। तो उसने चाय के चक्कर में वो तपेली को पूरी, तो रहती है चूल्हे तले चलते थे, पूरा खींच लिया उसने, तो खींच के पूरी उसके ऊपर आ चुकी है। और कभी होगा ईश्वर ने कहा तो मैं उसका फोटो खिंचवाना, तो मैं आपको निश्चित रूप से उसकी फोटो भी आपको भेज दूंगा कि इस बालिका को देख के मुझे बड़ा एक मन में लगा
उसी की तरह एक बच्चा है मेरे यहाँ जो कक्षा 7वीं में पढ़ रहा है, सबसे सुनीत करके, उसका भी एक हाथ नहीं है। उसकी भी मैंने यहाँ पर माता जी से पूछा तो बोले सर मेरे पिताजी ने मम्मी को छोड़ रखी है और मम्मी इस वक्त कंपनी में काम करती है, और क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ अनुभव नहीं है, क्योंकि एक सब कुछ सही होता और एक अंक उसका चला जाता तो उसको इतनी विकलांगता महसूस नहीं होती है, लेकिन ब्लाइंड तो ज्यादा होती है। तो उस बच्चे को फिर मैंने स्कॉलरशिप दिलाना और उसका मेडिकल बनवाना और सारी सुविधाएं उसको अब मिलना शुरू हुई है। इसी प्रकार से एक बालिका है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हुई, उसकी 3 बहन है वो, और ये छोटी वाली थी। तो वहाँ जो स्कूल में पढ़ती रही, लेकिन टीचिंग जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे वहाँ उसको ठीक से पढ़ाया नहीं जाता था, बस वो जाके बैठ जाती थी। तो एक रोज उसके मम्मी पापा ने कहा कि भाई ये फीस अपन इसको दे रहे हैं और ये टीचर पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो किसी ने बताया कि ब्लाइंड टीचर है, आप उनसे मिलिए। तो वो मेरे पास लेके आए बालिका को। उसको मैंने कक्षा 1 में मेरे यहाँ एडमिशन दिया, फिर चुना, और आज वो बालिका पढ़ रही है बहुत अच्छे से और ठीक वो हो रहा है। तो मैं कई प्रकार से इस तरीके से जहाँ भी मुझे कुछ मिलता है, मेरे यहाँ 4 ब्लाइंड हैंडीकैप और ऐसे मिला के 4 विकलांग बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, और बाकी सब सामान्य बच्चे हैं मेरे पास। करीब 60 बच्चे लगभग होंगे इस वक्त मेरे पास उस कक्षा में, मेरी कक्षा में। तो सभी बच्चे और पालक बड़े खुश हैं। ये सबसे बड़ी वो है कि इतना अच्छा कार्य आप कर पा रहे हैं। और कहीं भी स्कूल का कोई काम होगी तो मेरी HM मैडम है अनीता बलसोड़ा जी, और मेरे साथ है अनीता ठाकुर, छाया जादव जी और एक प्रियंका पांडे जी। ये सभी मेरी बहनें हैं, एक भाई की तरह मुझे सपोर्ट करती हैं और सहयोग कर रही हैं, और काफी उस तरीके से मुझे रखती हैं कि सर कोई भी काम हो तो मुझे बताती कि सर अपने को ये काम करना है, कैसे हो पाएगा, पहले मुझसे पूछ लेते वो लोग, और फिर मैं बताता मैडम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक बताया सर ने, ये सारा काम ठीक होता है। लेकिन वो मुझे ब्लाइंड नहीं समझते, उनके बीच में वो हमेशा मुझे एक भाई की तरह ट्रीट करते हैं और भाई की तरह रखते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज में जब मैंने उस समय में पढ़ता था, वो शिक्षक मुझे ठीक नहीं पढ़ा पाते थे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के हुआ करते थे। आज शहरी क्षेत्र में आया, पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचा, जहाँ मेरी जॉब लगी वहाँ भी मुझे परिवार की तरह सारा स्टाफ मिल गया, तो बहुत अच्छा लगता है। और समाज के सहयोग से ही हम लोग इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बात तो सही है सर, एक दूसरे के सहयोग से ही हम सुखमय संसार को लेके आ सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम चाहे वो दृष्टिबाधित हो या दृष्टिवान हो, अकेले तो कर नहीं सकते हैं। एक दूसरे का सहयोग तो हर किसी को आवश्यकता है। यहाँ पर जैसे आप तो कह रहे हैं कि समाज का सपोर्ट अच्छा मिला है, सभी चीजें, लेकिन आपकी इस करियर की शुरुआत की दौर के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। जब आप नया पोस्टिंग हो गया है स्कूल में, और जैसे आपने कहा कि ये ब्लाइंड टीचर क्या कर लेगा ऐसा, तो बच्चों की क्या रवैया थी? बच्चे आपसे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड थे शुरू में? अभी तो सभी को पता चल गया कि आपकी क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत की दौर कैसी थी और आपने उसको कैसे फेस किया? मतलब आपने अपने आप को कैसे समझाया कि आप क्या कर सकते हैं? ठीक पूछा मैम आपने। ये मेरी बहुत बड़ी कहानी थी उस समय जब मेरी नई पोस्टिंग हुई थी। और पहले तो जो मेरा जिला जनपद पंचायत सीओ साहब थे, उन्होंने मुझे पोस्टिंग देने से मना कर दिया था, और वो शासन के नियम में बंधे हुए थे। अच्छा, उन्होंने कहा आप कुछ लिख के बताइए आप मुझे। तो मैंने कहा कि सर मैं ब्लाइंड हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, आप मुझसे वैसे पूछ लीजिए क्या बताना है। उन्होंने मुझसे कुछ पूछे, मैंने उनसे फटाफट जवाब दे दिए। लेकिन वहाँ पर भी कुछ राजनीति लोग, मतलब ये बहुत बड़ी अंदर की बात है, वैसे प्लेटफॉर्म पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बोलने में भी डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे साथ हादसा हुआ था। तो ये हुआ कि वहाँ के कुछ लोग थे जो अध्यक्ष वगैरह थे, वो काफी दबाव बना रहे थे। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी थी कि वहाँ भी कोई एक जो है हनुमान जी बनकर आए और उन्होंने उस बाधा को दूर की, संकट मोचन में मुझे पोस्टिंग मिली खेड़ा चितौलिया करके गांव में। पहली बार मैं अपने चाचा जी के साथ वहाँ पहुंचा, तो वहाँ पे 2 टीचर थे, एक परमार सर थे, रंजित परमार सर, और एक अवध नारायण परमार सर। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे, उन्होंने बिठाया, पानी पिलाया, और उन्होंने बोला सर आप आइए। उस समय छुट्टियों का दिन चल रहा था, 10 मई 2007 की बात है। तो वही दोनों टीचर वहाँ पे रहे और उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग ले ली। फिर जो HM प्राइमरी थे उनके पास उनको फोन किया कि आपके यहाँ टीचर आए हैं ज्वाइनिंग करने, हमने इनकी ज्वाइनिंग तो करा ली है और ये आपके यहाँ आए हैं। तो वो कहने लगे कि अच्छा एक अंधा टीचर आया है। तो बोले सर वो टीचर है, क्या है ये नहीं पता हमें, पर है टीचर अपने सामने, तो हम तो उन्हें टीचर ही मानेंगे।
उन लोगों को मैडम, ईश्वर को मैं धन्यवाद देता कि उन दोनों भाइयों ने, जिसे भाई ही बोल सकता हूँ मैं, और उन्होंने मेरी जो मदद की है, शायद ईश्वर ऐसे सबको मिले, उन दोनों ने मेरी मदद की। फिर उस टीचर ने मुझे, उस दिन मैंने ज्वाइनिंग दे दी और मैं आ गया। 13 तारीख को मेरा वो आया, एक ट्रेनिंग के लिए लेटर आया कि आपकी 1 माह की ट्रेनिंग होगी। अब हम ट्रेनिंग में गए उज्जैन में। उज्जैन में भी सारे शिक्षक लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत मदद की। जब मेरी ज्वाइनिंग 1 जुलाई को फिर मैं स्कूल गया, पहली बार स्कूल के अंदर प्रवेश हुआ तो मैं सोच रहा था कि सामान्य बच्चे और गांव के बच्चे हैं और इतनी दूर पैदल जाना, बारिश का भी समय, कीचड़, पूरा पैदल जाना और बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन गया मैं जैसे कि अपनी छड़ी खोल के, तो वहां पर जब मैंने देखा उन बच्चों के बीच में, जब मैं गया तो बच्चों में एक बालिका थी स्नेहा करके, जो एसटी समाज से आ रही थी। इस बालिका ने कहा कि सर मुझे कक्षा तीसरी में आ गई हूँ, मुझे अभी 20 तक गिनती भी नहीं सिखाई गई यहाँ पर। हमने कहा बेटा ऐसा क्यों? तो बोले सर हम लोग छोटी समाज के, इसीलिए हम लोगों को अलग बिठाया जा रहा है, यहाँ पे खाना भी हम लोगों को अलग बिठा के खिलाया जाता है। तो मैंने बोला क्या करूँगा, मैं अंदर ही अंदर डर गया थोड़ा। फिर भी हमने कहा ठीक है बेटा, आप परेशान ना हो, आपको हम 100 तक गिनती 1 हफ्ते के अंदर पूरी कर देंगे, आप चिंता ना करें। आप नकल तो कर पाओगी? तो बोले हाँ सर, आप जैसा बोलोगे हम कर लेंगे। हम बोला ठीक। फिर इसी के कारण मेरे बच्चे और तैयार हुए। वहाँ पर बच्चों का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला, लेकिन कुछ शिक्षकों का नहीं मिला। बस वो 2-3 शिक्षक मेरे साथ थे, उन्हीं का मुझे सपोर्ट ठीक मिला। और बाद में एचएम साहब भी हमारे थोड़े नॉर्मल हुए। लेकिन वहाँ मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ था कि एक मदन लाल मालवी करके सर थे और एक मैं था। तो एक गांव के शराबी, जिसे कहूँ कि उनकी बहुत दादागिरी चल रही थी गांव में, तो वो मेंबर थे वहाँ के, शायद जो सरपंच प्रतिनिधि होते हैं वो, उन्होंने आके हमारे मालवी सर की और मेरी कॉलर पकड़ी थी और उन बच्चों के सामने हम लोगों को धमकाया कुछ। हमने वो भी हार नहीं मानी, हम आए और हमने थाने पर रिपोर्ट डाली। तो पीआई साहब ने हमें कहा मास्टर जी आपको पता है आप किसकी रिपोर्ट लिखाने आए हैं? तो हम बोला सर जो भी हो रिपोर्ट। तो बोले ठीक है, आप तो घर चले जाइए, आप चाय पियो और घर जाओ। नहीं रिपोर्ट लिखी मेरी। हम लोग रोते और मेरे कुछ टीचर, जन शिक्षक और मेरे और साथी जन शिक्षा केंद्र के टीचर लोग सब इकट्ठे हो गए मेरे साथ। हमने कहा सर चिंता नहीं करें, आपका पूरा कुछ ठीक होगा। आप हम उज्जैन आ गए, क्योंकि उज्जैन जिला लगता था मेरा। वहाँ पे एक हिसाब से मिले, उस समय महेंद्र शुक्रवार जी एक्टिव हुआ करते थे। उन्होंने तुरंत पीआई को बुलवाया और कहा कि ये ब्लाइंड शिक्षक है और इसको नौकरी आपने हमने नहीं दी है, ये सरकार का व्यक्ति है और ये पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंचा है। आप हम 3 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, ये ब्लाइंड पैदल जा रहा है वहाँ तक। सबसे बड़ी मानवता तो ये समझिए कि समय पे पहुंच रहा है। तो काफी वो स्थिति रही मेरे साथ, लेकिन मैंने वहाँ भी हार नहीं मानी। 6 साल वहाँ पे नौकरी की पूरी। और वहाँ बच्चों का खूब, आज भी मेरे बच्चे कहीं वहाँ के जो पढ़ाए बच्चे आज भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे और फोन पे लगातार 5 सितंबर के दिन मुझे बिल्कुल फोन करते हैं वो बच्चे कि सर आपका मार्गदर्शन मिला और आज हम लोग कॉलेज में हैं, कोई बच्चा कुछ कर रहा है। तो वहाँ पर भी मुझे काफी रिस्पॉन्स बच्चों के प्रति अच्छा मिला। लेकिन कुछ शिक्षक साथियों से मुझे थोड़ा सा नाराजगी हुई थी कि शायद मैं नौकरी छोड़ दूंगा बीच में, क्योंकि उस समय मेरी तनख्वाह सिर्फ मात्र 2,500 रुपये थी और काफी परेशानी होती थी मुझे। सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी ये 2,500 की सैलरी थी? जी, संविदा शिक्षक में 2,500 सैलरी रही मेरी 2007 में। अच्छा, इतना? हाँ, इतना कम। मैं रूम लेते, क्योंकि इंदौर में जब मैं नौकरी लग जाती है तो संस्था के अंदर रहने नहीं देते ना, फिर वो क्योंकि अपने पैरों पर खड़े हो जाता है। तो मध्य प्रदेश स्कूल कल्याण संघ परिसर से मुझे बाहर कर दिया गया उस समय और मैंने अपना रूम लिया। तो 500 रुपये महीनों रूम से देना, सुबह उठ के वही ट्रेन पकड़ना और शाम को वही रात को 10 बजे लगभग में इंदौर पहुंचता था। और इंदौर पहुंच के मैं अपना कुछ खाना पीना खाया नहीं खाया और वैसे ही सो जाते थे। सुबह उठे, फटाफट नहाए, पूजा की भगवान की और निकल जाते थे कि वही नौकरी तो करना है। बीच बीच में जब ये हादसा मेरे साथ हुआ था उस समय लगा था मन में कि नौकरी छोड़ देना चाहिए, इससे तो मैं कुर्सी बना के भी मैं पैसा कमा सकता हूँ इससे अधिक, और कम से कम मैं शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाता हूँ जी। वो मन में लगा था, लेकिन आज लगा कि शायद वो नौकरी मैंने नहीं छोड़ी तो आज मुझे 35 से 40 हजार रुपये लगभग मिल रहा है जी। तो आज लगा मुझे कि वो मेहनत शायद मेरी रंग लाई है जी। तो फिर वहाँ से यहाँ तक की जर्नी फिर कैसे आपने तय किया 2,500 से? वहाँ से मैंने ये जो है 2,000 में ऐसा करता था कि जैसे छुट्टी हुआ करती थी
स्टाफ की छुट्टी संडे की हुआ करती थी या कोई बीच में और छुट्टी हुआ करती थी, तो मैं उस दिन कुर्सी पे ऑर्डर लेता था और कुर्सी बनाकर अपना पैसा कमाता था। तो महीने में 4 संडे, कभी 5 संडे आते थे या कोई अन्य छुट्टी आती थी, तो वो ऑर्डर लेके मैं अपना काम उससे शुरू करता था। या कोई मेरे मित्र जो हुआ करते थे, जो मेरे साथी थे, उनको बोलता था कि भाई कोई छुट्टी हो तो संडे के लिए कम से कम मुझे थोड़ा दे दिया करो, तो वो लोग मेरी मदद करते थे। तो मेरा महीने का लगभग 3-3.5 हजार तक खर्च हुआ करता था, क्योंकि मैंने टिफिन लगा रहा था खाने का जी, तो उसको भी पेमेंट करना हुआ। कुछ कम पैसे में मैंने अपनी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाई, क्योंकि फीसें भरना होती थी, पढ़ाई करना थी आगे, तो उसमें भी फिर हम लोग वो करते, तो उसी 10,000 के उसमें मैंने किया। महेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पर कि आपको एक कुर्सी बनाने में कितने दिन लगते या कितने घंटे लगते हैं? मैडम, शुरू में जब मैं ट्रेनिंग में था तब तो काफी टाइम लगता था, लेकिन दिन में मैं लगभग 2 सीट रोज बनाता था। अच्छा। दो कुर्सी बैठक जो होती थी उनको 2, कभी कभी अधिक काम होता, देर तक करना होता तो 3 भी कोई इमरजेंसी सीटें होती थी कि भाई कल सुबह ऑर्डर देना है आपको, ये आज बनाना ही है, तो फिर हम सुबह अपना चाय नाश्ता सुबह 8 बजे कर लेते हैं, उसके बाद काम में जुट जाते हैं। तो हम लोग शाम को 6 बजे तक वो 3 सीट बनाना अनिवार्य कर दिया था कि 3 सीट बनना ही है। वो हम लोग उस समय खाना भी नहीं खा पाते थे, वही नाश्ते पे ही अपना काम चलाते थे कि भाई 1 घंटा आधा घंटा हम खाने में वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा है कि हम इसको पूरा कर देते। 3 सीट हम एक दिन में बनाते थे और वो बना के जो पैसा मिलता था ये सब इसी में एडजस्ट करते रहे, तो इस तरीके से हमारा वो रहता था जी। तो इस तरीके से आप नौकरी के साथ साथ आप अपने जीवन को बेहतर जीने के लिए स्पेशली फिर एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ा। महेंद्र जी, वक्त कहता है कि अभी हमें यहाँ पे अलविदा करना चाहिए, और लेकिन मुझे लगता है आपके पास अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आपकी कोई अचीवमेंट्स रही, सरकार ने कोई पुरस्कार दिया आपको आपकी इतनी बेहतर काम के लिए, या फिर कोई और अचीवमेंट किसी और ने आपको सराहना किया? मुझे राज्य स्तर के पुरस्कार भी मिले हैं, लेकिन वो मिले वहीं तक है कि मेरी पढ़ाई के क्षेत्र में जब मैं पढ़ाई करता रहा था तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से आया था, और हमारे यहाँ एक पुलिस अधीक्षक थे रवि अग्रवाल जी, उनके माध्यम से मुझे उस समय DIG हमारे यहाँ पुराचूरी भी हुआ करते थे, उनके माध्यम से पुरस्कार मिला था। और बाकी सामाजिक न्याय की तरफ से मुझे एक गोला फेंक में पुरस्कार आया था, 1st डिवीजन। सामाजिक न्याय इंदौर के द्वारा मुझे 2nd और 1st पुरस्कार 2-3 बार मिला। तो ये रहा कि काफी ये रहा, और मुझे लगा कि जब पुरस्कार मुझे मिलने लगा तो मुझे लगा कि शायद मैं और भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन समय की मार थी तो कुछ कर नहीं पाया ज्यादा, यही सब चीज रहा जी। तो महेंद्र जी, अंत में जाते जाते आप कोई संदेश देना चाहेंगे, चाहे वो दृष्टिगत साथी हो या दृष्टिबाधित साथी हो? मैं सभी के लिए एक ही ये कहूँगा कि अपने लक्ष्य को देखते रहें और हमेशा बीता हुआ कल को याद ना करें, आने वाले कल को याद करते चलेंगे तो शायद हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा अतीत में जिए और हमेशा एक अच्छा अपनी सोच रखेंगे तो शायद हम काफी आगे बढ़ेंगे, और मंजिल हमें हमेशा सीढ़ी 1 से लेके हम चढ़ेंगे तो शायद बहुत जल्दी चढ़ पाएंगे और बहुत अच्छे से आसानी से अपनी मंजिल हासिल कर पाएंगे। तो हर व्यक्ति को यही रखना चाहिए कि एक दूसरे की मदद भी करें, और हमने क्योंकि ईश्वर ने हमें जो दिया है हम कोशिश करें कि हमें जो मिला है हम उसमें से किसी को बांटें, और जरूरी नहीं कि वो पैसा दें या कुछ और, कम से कम जो उसके पास ज्ञान ही वो एक दूसरे से शेयर करेगा तो शायद वो ज्ञान में और बढ़ोतरी होती रहेगी। तो यही है कि सभी साथी, चाहे दृष्टिवान हो चाहे दृष्टिहीन हो चाहे अन्य विकलांग हो, वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें और एक दूसरे को बांटते चलें। लोग कहते हैं ना कि ज्योति से ज्योत जगाते चलो प्रेम से ज्ञान, है ना, तो यही कि हमारा ज्ञान को हम और आगे बढ़ाएं और अच्छा होता रहे। जी, थैंक यू सो मच महेंद्र पाठक जी, आपको इस मन की आंखों से कार्यक्रम में रेडियो मधुबन 90.4 FM पर आकर के आप अपनी जीवन की सुख दुख के साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसे कही जो हमारी आबू की आंचल में रहने वाले दृष्टिबाधित साथियों के लिए एक मार्गदर्शन भी रहा है, और कैसे हमें एक दिव्यांग साथी को स्वीकार करना है, क्यों करना है,
इन विषयों के ऊपर भी आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे महेंद्र पाठक जी, इंदौर से। आप टीचर हैं। ऐसे ही अनुभवों को लेकर के हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।